कैसे हैं आप लोग? ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। हम लोग वही क्या पढ़ रहे हैं, भारतीय संविधान पढ़ रहे हैं। भारतीय संविधान में हम लोगों ने मूल अधिकार शुरू किया। मूल अधिकार में हम लोगों ने 12 से लेकर कहाँ तक पढ़ चुके हैं? 34 तक, अनुच्छेद 34 तक देख चुके हैं। एक अनुच्छेद बचा, अनुच्छेद 35, और अनुच्छेद 31 बचा हुआ है जो संपत्ति का अधिकार है। चूँकि संपत्ति का अधिकार समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उसके कुछ प्रावधान अभी भी किस में है? अभी हमारे अनुच्छेद 31 में है। ठीक है, उसको देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम लोग अनुच्छेद 35 देखेंगे। तो कल हम लोगों ने क्या देखा था? अनुच्छेद 33 और अनुच्छेद 34 कल देखे थे। अनुच्छेद 33 में क्या कहा गया था? क्या हुआ? अर्धसैन्य बल एवं सैन्य बलों को क्या था? वहाँ पास मूल अधिकार प्रतिबंधित किया गया था। और अनुच्छेद जो 34 था वहाँ सैन्य कानून या मार्शल लॉ के बारे में बताया गया था। तो ये कल हम लोग यहाँ तक देखे थे। ठीक है, और आज हम लोग देखेंगे अनुच्छेद 35। तो आप लोग इससे पहले देख लीजिएगा, फिर इसको शुरू करिएगा, क्योंकि हम लोग अनुच्छेद 14 समानता के अधिकार भी देखे हैं। 12 से देखे थे, वो तो 12 राज्य की परिभाषा, 13 में विधि की परिभाषा थी। लेकिन जो अनुच्छेद 14 से हम लोगों ने शुरू की था समानता का अधिकार, और 32 जो लास्ट था संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32 था। इसके बाद अनुच्छेद 33, 34 में मूल अधिकार हैं, लेकिन किसी पार्ट में नहीं थे, इस कारण उसको देखें। आज अनुच्छेद 35 के बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग 35 देखते हैं। ठीक, तो अनुच्छेद 35 देखें, चलिए। अनुच्छेद 35, इसमें क्या कहा गया? इसमें यह कहा गया है कि मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए आप संसद क्या कर सकती है? विधि बना सकती है। अनुच्छेद 35 में क्या कहा गया है कि मूल अधिकार को लागू करने के लिए संसद क्या कर सकती है? कानून या विधि का निर्माण कर सकती है। ये अनुच्छेद 35 में कहा गया है। इसमें क्या कहा गया, आइए देखते हैं। इसमें क्या कहा गया है कि संसद कानून बना सकती है, किसके लिए? फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए संसद कानून या विधि बना सकती है। विधि को ही कानून कहते हैं, कानून या क्या कह सकते हैं? विधि बना सकती है। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि मूल अधिकार को लागू या क्रियान्वित करने के लिए संसद कानून या विधि का निर्माण कर सकती है। ये अनुच्छेद 35 में वर्णित है। अनुच्छेद 33 और 34 देख के इसको देखिएगा। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 33, 34, 35 सीरियल से हैं। ठीक है, तो अनुच्छेद केवल 35 में इतना ही कहा गया कि संसद कानून बनाएगी। कौन बनाएगी? संसद कानून बनाएगी। किसको लागू करने के लिए? फंडामेंटल लागू करने के लिए क्या बनाएगी? कानून बनाएगी या विधि का निर्माण करेगी। ठीक है, तो ये किसमें कहा गया? अनुच्छेद 35 में इसको बताया गया है। ठीक है, तो अब आगे देखते हैं कि फंडामेंटल राइट को लागू करने के लिए संसद जो विधि बनाएगी। अच्छा, आप लोग ये बताइए, हम लोग अनुच्छेद 14 पढ़ते चले आ रहे हैं। समानता का अधिकार देखें, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध, धार्मिक अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार देखें, और साथ ही साथ क्या देखें हम लोगों ने? संवैधानिक उपचारों का अनुच्छेद 32 भी देखें। आप लोग देखे होंगे, क्या ये कुछ चीज़ ऐसे होती हैं केवल लिख देने से ही तो लागू नहीं हो जाती। मान लेते हैं, जैसे क्या है, कोई उदाहरण लेते हैं, जैसे अस्पृश्यता देखते हैं। अनुच्छेद 17 में क्या बताया गया? छुआछूत के बारे में, अस्पृश्यता के बारे में, अस्पृश्यता का अंत है। ठीक है, अनुच्छेद। तो क्या संविधान में अस्पृश्यता का अंत लिख देने से क्या खत्म हो जाएगा? ऐसा तो नहीं है। उसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान या कुछ दंड का प्रावधान करना होगा कि यदि कोई छुआछूत करता है तो उसको दंड दिया जाएगा। तभी तो क्या होगा, तभी लोग उसको मानेंगे कि हाँ, अस्पृश्यता या छुआछूत नहीं करना चाहिए, गलत है। यदि केवल लिख देने से ही समाप्त होने लगे तो बहुत चीज़ लिखा जा सकता है। इसलिए केवल लिख देने से ही समाप्त नहीं हो जाता है, बल्कि उसके लिए संसद कानून बनाती है, दंड देती है। मान लेते हैं, अगर हम कहें कि हम
मर्डर करते हैं, ठीक है। मर्डर करने से कहते हैं कि मर्डर नहीं करना चाहिए। अगर इतना संविधान में बस लिख दें और उसके लिए क्या कोई कानून या दंड न बनाया, कोई दंड का प्रावधान न किया जाए, तो क्या वो व्यक्ति रुकेंगे? वो तो करते रहेंगे। उसी प्रकार मूल अधिकार में ऐसे बहुत सारे प्रावधान हैं जिसको लिख देने से वो लागू नहीं हो जाते। मतलब लिख देने से बात सर्वोच्च हो जाती है, परंतु यदि उसके लिए दंड का प्रावधान नहीं किया जाता तो क्या वो व्यक्ति उसको मानेंगे? नहीं मानेंगे। इस कारण वो संसद क्या कर सकती है? उसको क्रियान्वित करने के लिए संसद कानून बना सकती है। तो इसके लिए कई ढेर सारे कानून बनाए। जैसे हम लोग अगर बात करें जैसे समान अनुच्छेद 14 के बारे में, अनुच्छेद 14 में समता का अवसर प्रदान की गई है, ठीक है। कि क्या होगा? सभी व्यक्ति विधि के समक्ष समान अवसर एवं समान संरक्षण प्राप्त हो गई है। किसमें कहा गया था? अनुच्छेद 14 में कहा गया था। तो उसके लिए जो कानून बनाएंगे अवसर की समानता देने के लिए, वो किसमें होगा? संसद ही बनाएगी। क्या करेगी? कानून बनाएगी, ठीक है। जैसे अगर आप अस्पृश्यता अधिनियम, जब हम अनुच्छेद 17 देख रहे थे, अनुच्छेद 17 तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं, उसको देखिएगा तो उसमें ये बताया गया था कि अस्पृश्यता जो अधिनियम 1955 का आया था, क्या था? अस्पृश्यता प्रतिषेध अधिनियम आया था। कब आया था ये? 1955 में, ठीक है। अस्पृश्यता अधिनियम कब आया था? 1955 में आया था। लेकिन इसमें संशोधन हुआ था। तो इसके अंतर्गत क्या किया गया? यदि कोई व्यक्ति मतलब छुआछूत करता है तो उसके लिए दंड का प्रावधान था। यह अनुच्छेद 55 ये 1955 में बनाया गया था। लेकिन इसमें क्या किया गया था? 1976 में इसमें संशोधन किया गया। चूँकि अस्पृश्यता लिखा हुआ था तो यहाँ पास चेंज किया गया, अस्पृश्यता नहीं, नागरिक अधिकारों की रक्षा प्रतिषेध अधिनियम 1976 किया गया। 55 ही था लेकिन 1976 में यहाँ क्या लिख दिया गया? नागरिक अधिकारों की सुरक्षा प्रतिषेध अधिनियम 1955। 1976 में क्या किया गया? संशोधन किया गया। उसी प्रकार अनुच्छेद 32 में देखते हैं। अनुच्छेद 32 में संसद क्या कर सकती है? कानून बनाकर 5 प्रकार की जो रीटें सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय जारी करती हैं, संसद कानून बनाकर किसी भी न्यायालय को ये 5 रीट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो उसके लिए भी कानून कौन बनाएगी? संसद बनाएगी। अनुच्छेद 32 में कहा गया है, अनुच्छेद 32 आप देखिएगा तो उसमें समझ में आ जाएगा कि क्या बातें बताई जा रही हैं। उसमें कहा गया था कि 5 प्रकार की रीटें सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत और 226 के तहत हाई कोर्ट क्या कर सकती है? 5 प्रकार के रीट जारी कर सकती हैं। तो बस यही केवल बात थी। लेकिन उसमें एक प्रावधान ये था कि संसद क्या कर सकती है? विधि बनाकर ये 5 प्रकार की रीटें किसी भी न्यायालय द्वारा लागू करवा सकती है, ठीक है। तो वो लागू करवाने के लिए जो कानून बनाएगी वो संसद किसके तहत बनाएगी? अनुच्छेद 35 के तहत कानून बना सकती है, ठीक है। इस प्रकार प्रावधान किए गए। जैसे मान लेते हैं 16(4) में, ठीक है, क्या किया गया? 16(4) में जैसे हम क्या है, जैसे पिछड़े जातियों को क्या करने के लिए, इनको उठाने के लिए, इनको देने के लिए क्या किया गया है? इनको रोजगार देने के लिए इनकी व्यवस्था की गई है, आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो ये भी उसके लिए कानून कौन बना सकती है? संसद बना सकती है। जैसे 16(3) में क्या कहा गया कि निवास की शर्त, रोजगार में निवास की शर्त आरोपित कर सकती है। जब आप लोग देखेंगे 16 तो समझ में आ जाएगा। तो आप लोग क्या हो गया? 16(3) में कहा गया, क्या कहा गया है कि निवास की शर्त आरोपित कर सकते हैं किसी भी रोजगार में। मान लेते हैं 1957 में, इसके लिए 1957 में बना भी था। 1957 में क्या किया गया था? रोजगार अधिनियम आया था, ठीक है। इसमें क्या कहा गया था कि कुछ राज्यों को क्या, हिमाचल प्रदेश हो गए, जैसे तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये सभी लोगों को क्या कर दिया गया था? इसमें रोजगार के लिए कर दिया गया था निवास आधारित होना चाहिए, कि इसी राज्य के लोग यहाँ केवल इस पद के लिए या इस रोजगार के लिए शामिल होंगे, ठीक है। लेकिन बाद में इसमें 1957 की 1900 लगभग 77 या 75 की बात है, मुझे याद एग्जैक्टली नहीं मालूम है, लगभग आप 74 ले लीजिए, 1974-75 ऐसे ही, इसके बाद ही की बात है। इसमें क्या कर दिया गया था? इस रोजगार अधिनियम में क्या कर दिया? परिवर्तन किया गया और केवल आंध्र प्रदेश को इसमें शामिल किया गया था। चूँकि जब 2014 में तेलंगाना बाहर हुआ, तेलंगाना के लिए भी ये नियम लागू हो गया, ठीक है, कि
किसी भी पद या रोजगार के लिए निवास की शर्त आरोपित की जा सकती है। जैसे तेलंगाना में कोई भी पद के लिए निवास आरोपित किया जा सकता है कि यहाँ के व्यक्ति ही इस रोजगार के लिए शामिल होंगे या इनके योग्य होंगे, इस पद के लिए योग्य होंगे। तो ये 1957 में जो अधिनियम आया था उसके अनुसार है। ठीक है, तो इस प्रकार संसद क्या कर सकती है, मूल अधिकार को क्रियान्वित करने के लिए कानून बना सकती है। ठीक है, तो ये सब व्यवस्था किसमें थी, अनुच्छेद 35 में। ठीक है, तो ये था अनुच्छेद 35, इतना ही था, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, रफ कर दें। चलिए, अनुच्छेद 35 केवल इतना बताता है कि फंडामेंटल को लागू करने के लिए संसद यदि आवश्यक समझे तो क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। जैसे अस्पृश्यता अधिनियम, रोजगार अधिनियम 1977, अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रीट जो दूसरे न्यायालय द्वारा जारी की जाएंगी, ये सभी क्या कर सकते हैं, ये कानून इस तरह क्या कर सकती है, बना सकती है। 16(3) के बारे में, 16(4) के बारे में। ठीक है, इस प्रकार आरक्षण के बारे में जो नियम कानून बनाना हो बना सकते हैं। जैसे आप देखे होंगे शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण जो दिया गया 2006 में, शैक्षिक संस्थान अधिनियम आया था। ठीक है, 2006 में, इसमें 27% आरक्षण देने की बात कही गई थी ओबीसी के लिए। तो ये भी का अधिनियम जो आया था वो भी संसद किस आधार पर, अनुच्छेद 35 के आधार पर ही कानून बनाई थी। ठीक है, 93 संविधान संशोधन हुआ 2005 में, उसके बाद आया ना। ठीक है, उसके बाद 2006 में ही आया था। ठीक है, इसके बाद 2008 में हाई कोर्ट ने, वो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या किया, निर्णय दिया था कि लागू कर सकते हैं, लेकिन क्रीमी लेयर का प्रयोग किया जाएगा। ये हम सभी पढ़ चुके हैं, आप इससे पहले देख लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। इसमें केवल उसके प्रेफरेंस के रूप में बताया जा रहा है कि कहाँ क्या कहा गया था। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, अनुच्छेद 35 केवल और केवल इतना ही था। ठीक है, चलिए, अच्छा, अब हम लोग अनुच्छेद हमारा 31 है। ठीक है, अनुच्छेद 31 में खास कुछ इस समय है नहीं, हम लोग अगर देखेंगे तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं, लेकिन वो पूरा एक साथ देखेंगे। जब हम तो अभी केवल ऐसे बता दे रहे हैं थोड़ा बहुत जो भी है, लेकिन उसको हम एक साथ देखेंगे, वो काफ़ी बड़ा है। ठीक है, अगर शुरू से शुरू करेंगे क्योंकि उसमें कई सारे केस भी आएंगे। ठीक है, उसमें संशोधन भी जो हुए हैं उसको भी देखेंगे। जैसे अगर हम बात करें कि अनुच्छेद 31 में ऐसे प्रेफरेंस, इसको लिखिएगा नहीं, केवल जानने के लिए अनुच्छेद 35 तक लिखिएगा। अनुच्छेद 31 किसी दिन पूरा कंप्लीट बताया जाएगा तब लिखिएगा। ठीक है, केवल अनुच्छेद 31 आप देखिए। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार है। अनुच्छेद 31 संपत्ति का अधिकार है, जो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया था, इसको मूल अधिकार से हटाकर विधि का अधिकार बना दिया गया, जिसे 300 का किसमें भाग 12 में शामिल किया गया। भाग 12 में 300 का, ठीक है, अनुच्छेद उसमें शामिल किया गया है। ठीक है, इसमें क्या कहा गया है, देखिए, इसमें 31 फर्स्ट है, 31 फर्स्ट है और 31 सेकेंड है। ठीक है, 31 फर्स्ट और सेकेंड में क्या कहा गया, इसको थोड़ा देखते हैं। 31 फर्स्ट में ये इससे पहले हम लोग एक और अनुच्छेद देखते हैं। इसको देखने से पहले हम लोग 19 भी देखते हैं, अभी 19 देख लेते हैं। ठीक है, अनुच्छेद 31 फर्स्ट में ये कहा गया है कि राज्य क्या कर सकता है, संपदाओं का अधिग्रहण केवल और केवल विधि पारित करके ही उसे संपदाओं का मतलब होगा संपत्ति का अधिग्रहण केवल विधि के द्वारा ही वो अधिग्रहण कर सकता है। संपत्ति का अधिग्रहण केवल विधि के द्वारा ही किया जा सकता है। इसमें क्या कहा गया था, अनुच्छेद 31 फर्स्ट में कहा गया है कि यदि सरकार क्या करना चाहती है, संपत्ति का अधिग्रहण करना चाहती है तो उसके लिए एक विधि पारित किया जाएगा। ये किसमें कहा गया, अनुच्छेद 31 फर्स्ट में, कि अगर सरकार चाह रही है कि वो क्या किया जाए, अगर संपत्ति का अधिग्रहण करेगी तो उसके लिए एक संसद या विधानमंडल में क्या पारित किया जाएगा, विधि पारित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद दूसरे में क्या कर दिया गया, अनुच्छेद दूसरे में यह बता, अनुच्छेद 31 सेकेंड में, 31 सेकेंड में क्या कहा गया, इसमें यह कह दिया गया कि यदि संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा तो वह केवल और केवल पब्लिक कह रहे हैं सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, पब्लिक पर्पस के लिए ही किया जाएगा, सार्वजनिक उद्देश्य के लिए ही किया जाएगा, और यदि किया जाएगा तो उसके लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। ये किसमें कहा गया, 31 सेकेंड में ये व्यवस्था की गई। मान लेते हैं जैसे किसी के पास बहुत ढेर सारी संपत्ति है,
और उस संपत्ति को हम सरकार अधिग्रहण करना चाहती है, उसको क्या करना चाहती है, अपने अधीन करना चाहती है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, संसद में एक विधि पारित किया जाएगा। ठीक है, अनुच्छेद 31 फर्स्ट के तहत विधि पारित किया जाएगा। और अनुच्छेद 31 से जो सेकंड है, इसमें क्या कहा गया था कि यदि संपत्ति का अधिग्रहण किया जाएगा, विधि के अनुसार अगर अधिग्रहण किया जाएगा, तो उसका उद्देश्य क्या होगा कि वो सार्वजनिक उद्देश्य के लिए किया जाएगा, पब्लिक पर्पस के लिए किया जाएगा, और उसके लिए क्षतिपूर्ति दी जाएगी। जैसे हमारी जमीन जितने की भी होगी उतना पैसा क्या होगी, सरकार चुकाएगी। ठीक है, क्षतिपूर्ति हमेशा बाजार की कीमतों के अनुसार दिया जाता है, लेकिन राशि बाजार की कीमतों के अनुसार नहीं दिया जाता है, वो अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता है। अगर हम कहें किसी मान लेते हैं इस मार्कर के 25 रुपये कीमत है, तो इसकी अगर क्षतिपूर्ति की दिया जाएगा तो इसको 25 से 25 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, बाजार की कीमत 25 रुपये है, लेकिन यदि हम राशि देंगे तो हम इसका 15 रुपये भी दे सकते हैं, 10 रुपये भी दे सकते हैं। ये हो गई राशि। हर्जाना सदैव बाजार की कीमत के अनुसार दिया जाता है, लेकिन राशि अपनी इच्छा के अनुसार दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ हर्जाना की बात की गई है। चौथा संविधान संशोधन भी हो, उसमें राशि की बात की गई है, लेकिन इसमें हर्जाना की बात है। ठीक है, तो ये था हमारा 31 फर्स्ट और 31 सेकेंड। केवल इतना, इसको लिखना नहीं है, केवल सुनना था। जब हम लोग इसे पूरी तरीके से पढ़ेंगे तब हम इसको देख लेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा सबसे पहले मूल संविधान में क्या था, ये केवल अनुच्छेद। और अनुच्छेद 19 1F, अनुच्छेद 19 1F में भी क्या था, संपत्ति के बारे में था। इसमें क्या कहा गया था कि संपत्ति का अधिग्रहण कर सकते हैं, अर्जन कर सकते हैं। ठीक है, संपत्ति का अर्जन और उसको बेचने का अधिकार किसमें शामिल था, अनुच्छेद 1F में, अनुच्छेद 19 1F में शामिल किया गया था। तो हम लोग जब पढ़ रहे थे, आप लोग ध्यान करिए, तो 19 जब पढ़ रहे थे तो 19 1A देखे थे, B देखे थे, C D E तक देखे थे, फिर F नहीं देख के G देखे थे ना। क्योंकि F इसलिए नहीं देखे थे क्योंकि अनुच्छेद 19 1F समाप्त कर दिया गया था, इसलिए वहाँ नहीं देखे थे। ठीक है, तो इसमें क्या कहा गया कि संपत्ति का अर्जन और उसको बेचने का अधिकार किसमें शामिल है। अर्जन का मतलब होता है प्राप्त करना, एक्विजिशन होता है। ठीक है, तो अनुच्छेद की संपत्ति का प्राप्त कर सकते हैं और उसे बेच भी सकते हैं, वो किसमें अधिकार शामिल है, अनुच्छेद 1F में शामिल था। और अनुच्छेद 31 में जो दोनों बातें थी ये शामिल थी। ठीक है, ये हमारा मूल संविधान में था। ये जब संशोधन नहीं हुआ था तो ये दोनों बातें थी, लेकिन सबसे पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में। ठीक है, पहला संविधान संशोधन, तो उसको हम देखेंगे वो किस कारणवश हुआ था। चंपकन दोराई राजन का मामला आया था, एजुकेशन रिजर्वेशन दिया जा रहा था तमिलनाडु में, इस कारणवश फिर बाद में पहला संविधान संशोधन आया, तो उसको हम देखेंगे। फिर इसके बाद शंकरी प्रसाद का केस आया। ठीक है, शंकरी प्रसाद का केस, बेला बनर्जी केस आया, फिर चौथा संविधान संशोधन हुआ। फिर इसके बाद 25वां हुआ, 39 42 44 तक हम देखेंगे। फिर इसके बाद 1980 में मिनर्वा मिल्स देखेंगे, 1981 में वामन राव केस देखेंगे, फिर 2007 में कोयलियो केस हुआ था, IR कोयलियो केस, उसको देखेंगे। तब हमारा संपत्ति का अधिकार कंप्लीट समाप्त होगा। ठीक है, तो हम इसको देखेंगे किसी दिन, कंप्लीट रूप से देख लेंगे। केवल जानने के लिए इतना था। ठीक है, चलिए आज केवल इतना ही। हम लोग किसी दिन अनुच्छेद 31 के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी दिन का मतलब कल या परसों, जब भी टाइम मिलेगा तो पढ़ा दिया जाएगा। और इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे DPSC, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ क्या पढ़ेंगे, स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। उसमें कहाँ से शुरू है, अनुच्छेद 36 से वहाँ से शुरू है, 51 तक है, उसको देखेंगे। फिर 52 से हमारा कार्यपालिका शुरू हो जाता है, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति को हम बाद में देखेंगे, उससे पहले हम DPSP देखेंगे। उसके बाद 51 काम में मूल कर्तव्य भी हैं, तो उसको देखते हुए आगे जिस तरह अनुच्छेद चलते जाएंगे उस तरह पढ़ाते जाएंगे। ठीक है, इसके बाद अभी हम लोग पहला अनुच्छेद, पहला भाग नहीं देखें, दूसरा भाग नहीं देखें, हम लोग तीसरे भाग से पढ़ना शुरू किए हैं ना। तो इसके बाद जैसे कार्यपालिका समाप्त होगा, हम लोग पहला भाग और दूसरा भाग, जिसमें 1 से लेकर 4 तक, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं। ठीक है, पहले भाग में 1 से लेकर 4 तक, दूसरे भाग में कितने हैं, 5 से लेकर 11 तक अनुच्छेद हैं, जिसमें नागरिकता के बारे में 5 से 11 तक नागरिकता के बारे में बताया गया है, 1 से 4 तक संघ के बारे में बताया गया, राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया, नाम के बारे में बताया गया, तो उसको हम देख लेंगे। ठीक है, वो कार्यपालिका के बाद देखेंगे। ठीक, तो आप लोग इसको लिख लीजिएगा। आज तो ज़्यादा था नहीं, आज केवल ऐसे बताया ही गया था। कल हम लोग, कल या परसों जब भी, तो हम लोग अनुच्छेद 31 देखेंगे। यह अनुच्छेद 31 हम बीच में कभी ना कभी पढ़ा जरूर देंगे पूरा,
इससे पहले हम डीपीएसपी अगर हो सकता है कल या परसों डीपीएसपी शुरू कर सकते हैं या अनुच्छेद 31 उसको देख सकते हैं। अनुच्छेद 31 काफ़ी बड़ा है इसलिए उसे बताना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कल मिलते हैं। कैसा लगा आप अपनी प्रतिक्रिया ठीक है दीजिएगा, तो हम लोग कल मिलते हैं। ठीक, चलिए।